हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? कैसे हो स्टूडेंट्स अभी? गुड आफ्टरनून। चलो बता दो, लास्ट वाले सेशन में किसी को डाउट हो? हरविंदर, मैं भी अच्छी हूँ। बताइए भाई, लास्ट वाले सेशन में किसी को कोई डाउट? रविकांत जी, मैं भी अच्छी हूँ, आप बताओ। अक्षु, गुड आफ्टरनून। महावीर, गुड आफ्टरनून। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। महावीर, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, है ना? क्वेश्चन 39 क्वेश्चंस हुए थे हमारे। आज उन क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। कृष्ण, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो जी, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से हमें ट्राई करना था। हाँ कृष्ण, लगेंगे। अभी आपको बैचेस में ऐड करना है ना। अभी आपने देखा होगा, आपने सिर्फ ऐप ऑन किया होगा जब, तो आपके आगे सिर्फ मैथ्स की कुछ वीडियोस आई होंगी और लिखा आ रहा होगा कि अभी आपको बैच में ऐड नहीं किया गया है ना। तो अभी आपको बैचेस में ऐड करना है। बैचेस में ऐड करने के बाद आपकी क्लासेस जो हैं वो ऐप पर ही चलेंगी, ठीक है? हाँ, वो इसीलिए नहीं चल रही है। स्टोर में गए होंगे, एक एसएससी बैच लिखा आया होगा, वो भी नहीं ऑन हुआ होगा आपसे। नहीं रविकांत जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ने, मोस्टली स्टूडेंट ने वो डाउनलोड कर ली है। राधे राधे नेहा। नेहा, कुछ नहीं बताया मैंने अभी। हाँ, मैं ऐप का लिंक सेंड करवा दूंगी, ऐसा कर सकती हूँ। बिल्कुल। साहिल, पीसी में कभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं होता। हमेशा सॉफ्टवेयर चलते हैं पीसी के अंदर, ठीक है? हमेशा पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर चलते हैं, ना कि ऐप। जूम एक सॉफ्टवेयर है, ऐप नहीं है। जूम हमारा प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है। जूम जो है वो एज अ सॉफ्टवेयर का भी काम करता है और ऐप का भी काम करता है, ठीक है? लेकिन ऐप आप अक्सर देखोगे कंप्यूटर्स में, कभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मुझे भी कंप्यूटर जी के आती नहीं है। मैं अभी आई हूँ इस ऑनलाइन सेक्टर में, तो मुझे पता चला है। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि पीसी में मे बी ऐप इंस्टॉल हो जाती है, बट नहीं होती, ठीक है? जीके में मेरा भी हार्ट टाइट है तुम्हारी तरह। चलो, अब मैं क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 40। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। चलो, आपको ये तो पता है वृत्त क्या होता है, एक सर्कल होता है। त्रिज्या क्या होती है? ये इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक मिलाने को हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ऐसा ही है ना? 56 सही 1/4। चलो देखते हैं क्या सही है क्या नहीं। ये हमारा रेडियस होता है जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है जी? क्या कह रहे हैं? वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ रही है। ध्यान से सुनना, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये चेंज होता है और ये ओरिजिनल होता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला नंबर चेंज होता है, नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल होता है। जो नंबर ओरिजिनल है, पहले त्रिज्या इतनी रही होगी, यानी इसका जो रेडियस है पहले इतना रहा होगा। अब बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया होगा? 5 हो गया। ये पहले था, अब इतना हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक?
कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या है जो कि क्या हो चुकी है, 25% बढ़ चुकी है, यानी कि पहले अगर त्रिज्या 4 थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर पहले त्रिज्या 4 थी तो अब 5 हो चुकी है, यानी कि ये बढ़ चुकी है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल में बताओ कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैं ये देखूंगी जब मेरा रेडियस पहले 4 था तो एरिया कितना था, जब रेडियस बढ़ गया फिर एरिया कितना होगा, मुझे इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। देखो पाई तो पाई रहेगा, वैल्यू मत रखना इसकी। आर, आर कितना है 16, सॉरी 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी मैं बोल सकती हूँ कि पहले वाले का एरिया 16 पाई होगा, पहले वाले का एरिया 16 पाई होगा और दूसरे वाले का एरिया 25 पाई होगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है? अगर हो तो बता दो। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। मैंने बोला कि बताओ कितने का प्रभाव पड़ा। देखो जब पहले रेडियस 4 था तो एरिया 16 था, अब 5 हो गया तो एरिया 25 हो गया। कितना प्रभाव पड़ गया भाई? आपने देखा कि 9 पाई का प्रभाव पड़ गया, यानी कि 9 पाई वैल्यू बढ़ गई। अब जो ये 9 पाई बढ़ गया किससे बढ़ गया होगा? 16 पाई से इंटू 100। आप इसे कैलकुलेट करोगे, आंसर लिखोगे 56 सही 1/4% या फिर 56.25%, 56.25%। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कृष्ण सही है, 56 सही 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें या किसी को डाउट है इसमें? दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, देखो ये कंपैरिजन ही तो हो रहा है। पहले एरिया इतना था, जितना हो गया कितना बढ़ गया, ये कंपैरिजन ही तो है। जब भी कंपैरिजन की बात आती है ना, तो कंपैरिजन हमेशा 2 से 3 चीजों में फॉलो होता है। एक तो हमारा परसेंटेज में कंपैरिजन का यूज आता है, फ्रैक्शन में कंपैरिजन का यूज आ जाता है, आप रेशियो में कंपैरिजन का यूज कर सकते हो। कंपैरिजन करते हुए एक चीज याद रखना, ठीक है अक्षु? अब क्या है यहाँ पर कि आप एक चीज ध्यान रखना, कंपैरिजन करते हुए क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, जो वैल्यू आपकी कॉमन है, जो वैल्यू आपकी कॉमन है, जैसे ये पाई कॉमन है, यानी कि जो वेरिएबल एक फिक्स वेरिएबल है जो हर बार आना ही आना है, ठीक है, जो हर बार आना ही आना है, आप उसे इग्नोर करके भी चल सकते थे, पाई कॉमन ही रहेगा। मैं पाई को अगर हटा भी देती, इग्नोर भी कर देती, तो भी क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अगर हम यहाँ 22/7 ही लगा देते तो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। जी बिल्कुल रविकांत जी, 56.25% भी सही है, क्योंकि इसको 25% भी बोलते हैं, 1/4 को 0.25 भी बोलते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, हिंदी वाले में कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, आपको ये बताना है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है और उसकी ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपको उसके एरिया में बताना है कितने % का आपको चेंज मिलेगा। चलिए एक आंसर आया 10%। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सारे बेसिक्स किए, ठीक है। आज भी जितने क्वेश्चन करवाऊंगी सारे के सारे बेसिक्स होंगे, लेकिन आगे चलकर उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, जिसको आपको समझ के चलना होगा। चलो देखते हैं, आयत की लंबाई, चौड़ाई और उसके
क्षेत्रफल की बात हुई, यानी कि एरिया की बात हुई। ध्यान से सुनना, किसी आयत की लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है और उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल सबको पता होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मुझे कह रहा है इसकी लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ गई। 37.5 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 37.5 भी लिख सकती हूँ और 37 सही 1/2 भी लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/8। हमें पता है ये चेंज हो जाता है, ये ओरिजिनल रहता है, हमें तो इन चीजों के बारे में पता है ना। तो लेंथ पहले 8 थी, बढ़ गई तो 8 में 3 बढ़ गई होगी, कितनी हो गई होगी, 11। ठीक है जी, लेंथ पहले 8 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 11। अब उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 20% कम कर दी गई। 20% कितना होता है भाई, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। यानी कि ये चेंज होगा, ये ओरिजिनल होगा। तो चौड़ाई पहले ओरिजिनल थी, अब कम कर दी गई, तो 5 में 1 कम कर दी गई, यानी कि 4 हो गई। इतनी बात क्लियर है। हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तभी एरिया आएगा। तो पहले इसका एरिया 40 था, आज इसका एरिया 44 हो गया। कितना बढ़ गया, 4। कितना बढ़ गया, 4। 4 जो एरिया बढ़ गया वो किससे बढ़ा, 40 से गुना 100। इसको कट करोगे आपका आंसर आएगा 10%। आपका आंसर आएगा 10%। कोई डाउट है किसी को? चलो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे इसे। पता नहीं, %96। चलो, एक आंसर आया 96%, देख लेते हैं सही है या नहीं। आंसर दो भाई सारे, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ठीक है, सभी का आंसर 96% आ रहा है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक वर्ग है, उसकी भुजा 40% बढ़ जाती है। 40% कितना होता है भाई, 2/5। 40% कितना होता है, 2/5। रविकांत जी, आपका आंसर गलत है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार देखो। ये है चेंज, ये है ओरिजिनल। पहले साइड 5 होगी, पहले साइड कितनी होगी, 5 होगी। अब बढ़ा दी गई है तो बढ़ा के कितनी कर ली गई होगी, 7 कर ली होगी। ये पहली साइड है और ये बढ़ाने के बाद जो दूसरी साइड आई है वो है। इतनी बात क्लियर हुई। किसी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। इतनी बात सबको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है, वो साइड स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 24। रविकांत जी अपनी मिस्टेक देखो कहाँ है, 24 एरिया बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, पहले वाले से बढ़ रहा है, गुना 100। कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 96%। आपने 49 से इंक्रीज किया है एरिया, वाई 49 तो ऑलरेडी इंक्रीज है, ऑलरेडी बढ़ा है। किससे बढ़ा है, पहले वाली साइड से बढ़ा है। ठीक है, ये माइनर सी मिस्टेक है जो हो जाती है और क्वेश्चन को गलत दिखाती है। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि साल में वह, एक ही साल में वह क्या कर ले, एक गाड़ी खरीद ले, कार खरीद सके। तो ज्ञात करो कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को, यानी कि उसी सेम रेट वाली कार को, जो सेम उसका प्राइस है, उसी कार को वो 9 महीने में खरीद सके। चलो बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये बताना है कि वो अपनी सेविंग में कितने % का इंक्रीज करे। बताओ कितने % का इंक्रीज होना चाहिए उसकी सेविंग के अंदर। नहीं मंजू, गलत है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो कि बेसिक्स हैं, सभी आंसर 25% दे रहे हैं, जो कि गलत है। सभी अपना अपना आंसर 25% दे रहे हैं, जो कि गलत है। देखो क्या है ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे आगे क्वेश्चन रहेंगे तो बेसिक्स, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं और पेपर में आते हैं। आपने इस टाइप की काफी सारी लैंग्वेजेस देखी होंगी जिसके कारण हमें परसेंटेज के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, और हम ये कह देते हैं कि जितना मर्जी पढ़ लो, परसेंटेज तो कभी सॉल्व ही नहीं होता। बिल्कुल साहिल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। स्टेटमेंट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। 12 महीने की बात कर रही हूं पहले मैं आपसे। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने की बात कर रही हूं। 12 महीने में मुझे नहीं पता भाई ये पर्सन कितनी सेविंग कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता। मैं आपको ये कहती हूँ, सपोज कि इस पर्सन ने ना, इस व्यक्ति ने, ये जो 12 महीने की सेविंग की बात हो रही है, मैं कहती हूँ कि हर एक महीने 1 यूनिट बचाया होगा। मुझे इनकम तो पता ही नहीं इसकी कितनी है, मैं ऐसा मान लेती हूँ कि ये जो 12 महीने में जिसने गाड़ी खरीदनी है ना, तो ये पर्सन हर महीने 1 यूनिट बचाता होगा। अगर हर महीने 1 यूनिट बचाए तो 12 महीने में कितने यूनिट बचा लेगा? नेचुरल सी बात है, कितने बचाएगा? 12 यूनिट बचाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या सबको? अगर मैं 1 साल की बात करूं और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे अपनी इनकम का इतने % सेविंग करना है, कितना मैं सेव कर सकती हूँ कि मैं 1 साल के अंदर कोई गाड़ी खरीद लूं। मुझे नहीं पता कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सेव करती हूँ। मैं ये मान लेती हूँ कि मैं हर महीने 1 यूनिट सेव कर रही हूँ। मैं हर महीने 1 यूनिट सेव कर रही हूँ, तो 12 महीने में कितने यूनिट सेव किया जाएगा? 12 यूनिट। तो मैं मान लेती हूँ कि इस पर्सन ने 12 यूनिट यहाँ पर सेव किया होगा। और 9 मंथ में भी मैं यही लेके चलती हूँ कि ये वाला जो 9th मंथ में जिसने गाड़ी खरीदनी है, ये भी हर महीने 1 यूनिट बचा रहा है, तो 9 महीने में 9 यूनिट ही बचाएगा। क्लियर? अब क्या बात हुई कि यहां पर तो यही वैल्यू सेम नहीं है, इसकी सेविंग ही बराबर नहीं है ना। पहले मैं इनकी एक सेविंग की एक कॉमन वैल्यू निकाल सकती हूँ। पहले मैं इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू निकाल लेती हूँ। 12 यूनिट और 9 यूनिट का अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो ओवरऑल आएंगे 36 यूनिट। क्या है भाई? 36 यूनिट। मैंने सोचा कि जो 12 महीने में गाड़ी खरीदनी है ना, तो 12 यूनिट सेव हुए होंगे, और यहां पर कितने हुए होंगे? 9 यूनिट। लेकिन अगर गाड़ी मुझे सेम रेट की खरीदनी है, तो मेरे पास अमाउंट तो बराबर होना चाहिए ना। इसलिए मैंने 12 यूनिट और 9 यूनिट का एलसीएम लिया। टोटल कितने आ गए? 36 यूनिट। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि 12 महीने में अगर 36 यूनिट सेव किए जाते हैं, तो एक महीने में सिर्फ 1 महीने में कितने यूनिट सेव होंगे? आप बोलोगे 3 यूनिट सेव होंगे। 1 महीने में कितने यूनिट सेव हुए भाई? 3 महीने। अब मैं आपसे कहती हूँ कि 9 महीने में भी तो 36 ही यूनिट सेव हो रहे हैं। यहां पर 9 महीने में भी तो 36 यूनिट है, तो 1 महीने में कितने हो रहे? देखो अपने आप बढ़ गए। कितने हो गए भाई? 4 यूनिट हो गए। मैंने आपसे बोला था कि सेविंग कितनी बढ़ाऊं 9 महीने में गाड़ी खरीदने के लिए,
पहले मैं 3 यूनिट सेव कर रही थी, आज मैं 4 यूनिट सेव कर रही हूं। कितने यूनिट बढ़ाकर सेव किए जा रहे हैं? सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाकर सेव किया जा रहा है। इतनी बात सबको समझ आई? पहले हर महीने 3 यूनिट सेव किए जाते थे, आज हर महीने 4 यूनिट सेव किए जा रहे हैं। यानी कि कितने यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट किससे बढ़ा रहा है भाई? 3 से, गुना 100। आंसर आया 33.1/3%। यानी उसे अपनी सेविंग 33.1/3% बढ़ा देनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा? 9 महीने में कार खरीद सकेगा। इतनी बात समझ आ गई आप सबको? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है? कुछ भी पूछना चाहते हो आप लोग? ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, करो ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सोच के समझ के आप आराम से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। क्या कह रहा है ये कि ABCD ने एक घर 56 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, B + C + D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है, जबकि A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366 सही 2/3% है। यहाँ पर 366.66 लिखा हुआ है, मतलब इसका 2/3 ही है। तथा C का हिस्सा, यहाँ पर भी मिस्टेक है, लिख लो, लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देख लेना, इंग्लिश वाले में सही लिखी हुई है कि C का हिस्सा A + B + D के हिस्से का 40% है। C का हिस्सा A + B + D, C नहीं है यहाँ पर, D है, D के हिस्से का 40% है। तो D का हिस्सा कितना है? D का हिस्सा कितना है? करो। बहुत बढ़िया अक्षु, बहुत अच्छे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो। अगर किसी को कोई चीज ना समझ आ रही हो, फास्ट लग रहा हो, ठीक है, कोई चीज रिपीट करवानी हो तो साथ के साथ बता दो या करो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है अतुल, कोई बात नहीं। ठीक है मंजू, आंसर चलो। डी का हिस्सा है भाई 18 लाख। डी का हिस्सा कितना आया? 18 लाख। इस क्वेश्चन को आप अपने अपने तरीके से, अपने माइंड से सोच के कर सकते हो। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कैसे कर सकते हो। आप देखो, मुझे कह रहा है ABCD 4 पार्टनर है, चारों ने मिलकर 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। मैं सिर्फ 56 ही लेके चलूंगी, लाख को छोड़ दूंगी। मैं सिर्फ 56 को लेके चलूंगी, अभी लाख को छोड़ दूंगी, क्योंकि लाख में पीछे सारी ही जीरोज है। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है कि जो B + C + D का शेयर है ना, उन्होंने अपना शेयर A के साथ बांटा है। और कितना बांटा है?
460% बांटा है। सबसे पहली बात 460% कितना होता है? सबसे पहली बात 460% का वैल्यू होगा भाई 23/5। कितना होगा? 23/5। कैसे निकालोगे? 400% प्लस 60%। 400% होता है 4, मैं बता देती हूँ, आप इसे 2 पार्ट्स में बांट सकते हो। 400% प्लस 60%, ये होता है 4, ये होता है 3/5। जब आप एलसीएम लोगे तो यही आने वाला है 23/5। अब आप जानते होंगे कि एक जगह तो 3 पार्टनर है बी सी डी, और एक जगह एक अकेला पार्टनर है ए। सीधी सी बात, पैसा ज्यादा मिलकर 3 पार्टनर लगा सकते हैं या एक अकेला पार्टनर लगा सकता है। नॉर्मल सी बात है, 3 पार्टनर ने ज्यादा अमाउंट लगाया होगा। तो कितना अमाउंट ज्यादा है भाई? 23। तो मैं मान सकती हूँ 23 इसने लगाया और 5 इसने लगाया। इतनी बात समझ आ गई? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? उसके बाद बी ने अपना शेयर बांटा है किसके साथ? ए प्लस सी प्लस डी के साथ। कितना बांटा है जी? 366.66, यानी कि 366 सही 2/3%। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3 प्लस 2/3, यानी कि 11/3 वैल्यू आनी चाहिए। इसको सॉल्व करके वैल्यू आनी चाहिए 11/3, और मैंने इसको सॉल्व करना आप सभी को सिखाया हुआ है। देखो 3 पार्ट अगर इसका है तो बचा हुआ 11 भाग इसका होगा। अगर 3 भाग बी का है तो 11 भाग इन तीनों का होगा। उसके बाद लास्ट लाइन में कहा जा रहा है कि सी ने अपना हिस्सा बांटा है ए प्लस सी प्लस डी के साथ। कितना जी? 40%। 40% होता है 2/5। ज्यादा वाली वैल्यू 3 पार्टनर्स की होगी और कम वाली वैल्यू एक सिंगल पार्टनर की होगी। क्या इन रेशियो में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या किसी भी स्टूडेंट को इन रेशियो में डाउट है कि ये रेशियो कैसे बनाए? मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि 3 पार्टनर एक तरफ है, एक अकेला पार्टनर हर बार एक बार है, एक तरफ है। हाँ तुल बिल्कुल बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ABCD ने एक फ्लैट खरीदा है। रविकांत जी मैं रिपीट कर रही हूँ, रेशियो रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने एक फ्लैट खरीदा है 56 लाख रुपए में। कहा जा रहा है कि B प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है वो A का कितना है? 460% है। मैंने सिर्फ ये देखा कि 460% होता है कितना? 23/5। सॉल्व कैसे करना है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी सी बात देखूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर ज्यादा पर्सन है, यहाँ पर कम पर्सन है। यहाँ पर एक अकेला पार्टनर है और साथ में 3 पार्टनर अलग से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा पैसा 3 पार्टनरों ने ही लगाया होगा, ये तो कॉमन सेंस है, और अकेले पार्टनर ने कम पैसा लगाया होगा। तो 23 और 5 में 5 कम था तो मैंने A को दे दिया, 23 ज्यादा था तो इन तीनों को दे दिया। अगर आप इसकी इक्वेशंस बना के देखते हो तब भी यही होगा। देखो B प्लस सी प्लस डी 460% है A के हिस्से का। फिर आप ऐसे ही करोगे B प्लस सी प्लस डी अपॉन A बराबर 23/5। फिर आप देखोगे B प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 23 आ रही है, A की वैल्यू 5 आ रही है। हर बार इसी तरीके से वैल्यूज आपकी जनरेट होती जाएंगी, हर बार वैल्यूज इसी तरीके से बनती जाएंगी। तो इतना करने से बेटर है कि आप ध्यान रखो कि ज्यादा वैल्यू ज्यादा वाले को मिलेगी, कम वैल्यू कम वाले को मिलेगी। सेम एज A प्लस सी प्लस डी ने अपना जो शेयर बांटा है, सॉरी यहाँ पर B है, A प्लस सी प्लस डी ने जो अपना शेयर बांटा है वो B के साथ बांटा है। कितना बांटा है? 366 सही 2/3%। 366 सही 2/3% होता है जी 11/3। इतनी बात क्लियर हुई। फिर से मैं एक ही चीज देखूंगी क्या कि ज्यादा पार्टनर है ये और कम पार्टनर है ये, तो इसे कम वाला अमाउंट देना है, इसे ज्यादा वाला देना है। सेम एज सी ने अपना हिस्सा बांटा है A प्लस बी प्लस डी के साथ। कितना? 40%। 40% होता है 2/5। ज्यादा वाला ज्यादा के पास जाएगा रविकांत जी, तो ज्यादा कितना है? 5, तो 5 मेरा इनके पास जाएगा और 2 मेरा इसके पास जाएगा। राहुल जय हिंद, लेट हो गए क्लास में आप। अब इतनी रेशो बनाने के बाद 2 से 3 तरीके हैं।
मैं दोनों तीनों तरीके बता देती हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल है 56 लाख, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 56 लाख। तो मैं यहां पर ये कहती हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों पार्टनर है और चारों का 23:5 में बांटा हुआ है। 23 और 5 टोटल हो जाएंगे 28। 23 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 28। मेरे अकॉर्डिंग 28 है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 56 लाख है। मेरे अकॉर्डिंग 28 है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 56 लाख है, यानी एक पे वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। 56 को 28 से डिवाइड करोगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी जी? 2 लाख। इतनी बात क्लियर है? वैल्यू कितनी आएगी? 2 लाख। अगर मैं अकेला ए का शेयर निकालना चाहूं तो अकेला ए 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। अगर मुझसे सिर्फ ये पूछा होता कि ए का हिस्सा कितना है, सिर्फ ए का हिस्सा, तो मैं कह सकती थी कि ए का हिस्सा जो है वो 10 लाख है, क्वेश्चन खत्म हो जाता यहीं पर, ठीक है। अगर एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछता कि सिर्फ ए का हिस्सा कितना है तो ए ने लगाए 56 लाख में से कितने जी? 10 लाख। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां पर भी चारों पार्टनर है, टोटल कितना लगाया? 14 यूनिट। 14 यूनिट बराबर है 56 लाख के, एक यूनिट बराबर आया 4 लाख के। अगर मैं यहां से अकेला बी का शेयर निकालना चाहूं तो अकेला बी है 3 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से तो वैल्यू आएगी 12 लाख। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि बी ने का हिस्सा कितना है तो हम आंसर दे सकते थे 12 लाख, ठीक है। इतनी बात। 36 लाख क्यों रविकांत जी? 36 लाख क्यों? 12 लाख आएगा ना। आगे देखते हैं, टोटल कितना है चारों पार्टनर का? 7 बराबर है 56 लाख, एक बराबर है 8 लाख। अकेला सी कितना होगा? 2 यूनिट की वैल्यू है 16 लाख। 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 16 लाख। इतनी बात क्लियर हो गई? ये किसका हिस्सा आया जी? सी का। आपके पास टोटल 56 लाख थे, 10 लाख ए ने ले लिए, 12 लाख बी ने ले लिए, 16 लाख सी ने ले लिए, बचे हुए 18 लाख डी ही लेगा। डी का हिस्सा पूछा था तो आंसर आएगा 18 लाख। एक तो ये मेथड है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, इसे नोट कर लो, कोई डाउट है डाउट ले लो। फिर मैं एक मेथड और बता रही हूँ आपको। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं मंजू, कर सकते हैं। सारे रेशियोज को बराबर करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं आराम से। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बताऊंगी अभी, ये भी मेथड बताऊंगी। हाँ बिल्कुल कराया था मंजू, ये सेम क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक की चीजें आप लोगों को? चलो, यहाँ तक की बातें सारी आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड इसके मेथड पर। बता देती हूँ कि हम रेशियो बराबर करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। भाई किसी का पेपर CHSL का 12 तारीख को अंबाला में है, ये बता दो।
किसी का CHSL का पेपर 12 अक्टूबर का अंबाला में है क्या? चलो देखते हैं आगे। अब मैं क्या कह रही हूं, आप रेशियो को बराबर करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, तीनों के शेयर को अगर मैं ऐड करूं तो 28 यूनिट निकल के आ रहा है, यहां पर ऐड करूं तो 14 यूनिट आ रहा है, यहां पर ऐड करूं तो 7 यूनिट आ रहा है। 15 को सचिन का है, नहीं राहुल 12 का किसी का नहीं है, अलग अलग डेट्स पर है। चलो देखते हैं, 28 यूनिट यहां पर है, 14 यूनिट यहां पर है, 7 यूनिट यहां पर है। ऐसा तो है नहीं कि एबीसी ने यहां पर अलग यूनिट लगाए होंगे, यहां अलग लगाए होंगे और यहां अलग लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनकी रेशियो को बराबर कर सकते हो आराम से, इनके टोटल को बराबर कर सकते हो आराम से। कैसे? आप 28, 14 और 7 का एलसीएम ले लो। 28, 14 और 7 का एलसीएम तो 28 ही आ जाएगा, है ना। तो आप इसे 28 तो बना नहीं सकते क्योंकि गुना एक ही करना, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैं दुगना कर देती हूं तो बी भी दुगना हो जाएगा और इन तीनों का शेयर भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे 28 बनाती हूं तो 4 गुना करूंगी, ये भी 4 गुना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है बता दो। हाँ जी, यहाँ 14 था टोटल, यहाँ 7 था। मैंने देखा यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 14 था और यहाँ पर 7 था। मैंने सोचा कि 28, 14 और 7 को क्यों ना बराबर कर दिया जाए। अगर बराबर आप करना चाहते हो तो आप तीनों का एलसीएम ले लो। 28, 14, 7 का एलसीएम 28 ही आ जाएगा। 28 को अगर 28 बनाना है तो एक गुना से फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। 14 को 28 बनाना तो दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना। 7 को 28 बनाना चाहते हो, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना। ठीक है, ऐसा करने से फायदा ये हुआ, ए का हिस्सा आ गया 5 यूनिट, बी का हिस्सा आ गया 6 यूनिट और सी का हिस्सा आ गया 8 यूनिट। किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को दिक्कत है तो बता दो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप ये देख रहे हो कि तीनों ने मिलकर 19 यूनिट लगा दिए। तीनों ने मिलकर कितने लगा दिए जी? 19 यूनिट लगा दिए। लेकिन हमने टोटल कितने यूनिट बनाए थे? देखो ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, लेकिन हमने तो मिलकर टोटल 28 यूनिट बनाए थे। 28 यूनिट में से 19 यूनिट तो इन तीनों ने खर्च कर दिए। कितने यूनिट बच गए? 9 यूनिट। कितने यूनिट बच गए? 9 यूनिट। अब ये जो 9 यूनिट वैल्यू होगी, ये जो 9 यूनिट वैल्यू होगी, ये किसकी होगी? नेचुरल सी बात है, किसकी होगी? डी की होगी। आप यहां से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे आराम से, यहां से भी आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे आराम से। कैसे? मेरा टोटल बन रहा है 28 यूनिट, क्वेश्चन का बन रहा है 56 लाख। 56 लाख, एक पे वैल्यू आ गई 2 लाख, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 लाख। डी का हिस्सा है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 18 लाख। 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 18 लाख। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते थे आराम से। बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। इनकेस नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 46 आप ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो करो 46 ट्राई। चलो बहुत बढ़िया, 2-3 स्टूडेंट ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। चलो देखो क्या है, एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है। 25%, 1/4। एक्स और वाई के बीच की बात हो रही है। एक्स वाई से 25% ज्यादा धन कमा रहा है। एक्स ज्यादा धन कमा रहा है वाई के मुकाबले, तो वाई को 4 मान लेती हूँ। ज्यादा कमा रहा है तो 4 में एक ही ज्यादा कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा। इतनी बात ठीक है। तो बताइए वाई एक्स से कितना कम है? 1 कम है। वाई एक्स से कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? एक्स से कम है। गुना 100।
कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 20%, आपका आंसर आएगा 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, 20% ही रहने वाला है ना। क्या कह रहा है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, कृष्णा और राधा की बात हो रही है, 16 से ही 2/3% क्या है जी, कम है। चलो देखते हैं, 16 से ही 2/3% 1/6 होता है। अगर कृष्णा की आय कम है तो राधा की आय फिक्स होगी 6। अगर कृष्णा कम है तो कितना होगा, 5। अब राधा की इनकम कृष्णा से कितनी ज्यादा है, यही तो पूछा है। राधा की इनकम कृष्णा की इनकम से कितनी ज्यादा है, 1। किससे ज्यादा है, कृष्णा से, इंटू 100। कैलकुलेट करोगे, यहां भी आंसर 20% ही बैठ रहा है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और आपकी RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं ऐसे। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है ये बता दो। लड़कों की संख्या कितनी है ये बता दो। हम इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा सीधा कर सकते हैं। 60% लड़के हैं, सबसे पहले 60% चेक करो कितना होता है, 3/5। ये वैल्यू चेंज होती है, ये वैल्यू ओरिजिनल होती है, ऐसा ही होता है। जो चीज ओरिजिनल होगी उसको अब हम टोटल बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल बोल सकते हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 5 है। ठीक है, कह रहे 60% लड़के हैं, 5 का 60% तो 3 ही होगा, यानी 3 लड़के हैं। 3 क्या है, लड़के हैं। अगर 3 लड़के हैं 5 में से, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, लड़कियों की संख्या 972 है, मेरे पास 2 है, क्वेश्चन के पास 972 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 972 डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लोगे ना। आप इसे कैलकुलेट करोगे 486 आएगा। कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, भाई बॉयज तो 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही आएगा 1458। 1458। किसी को दिक्कत है क्या? अगर मुझे कहता 60% लड़कियां हैं तो ये 3 लड़कियां होती, अब लड़के बोले हैं तो 3 लड़के हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सोचो इस क्वेश्चन के लिए। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
नहीं रविकांत जी, गलत है आंसर। 3 आंसर गलत है। चलो देखते हैं कौन देता है सही आंसर। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर ऐसा कुछ फील हो रहा हो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो बता देना, ठीक है? उनका भी देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से इससे इजी वे नहीं होगा करवाने का। मैंने बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं पहले। मैंने पहले बिल्कुल ही बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, ये भी बेसिक्स क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज का हेरफेर है और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूं, ठीक है? चलो देखो, राम एक पर्सन है, वो ब्लैक बॉल भी परचेज करता है और व्हाइट बॉल भी परचेज करता है। उसने मुझे बता दिया, उसने मुझे क्या बता दिया कि राम जो है 6 काली गेंदें और x सफेद गेंदें, ये गेंद है क्वांटिटी है, ये गेंदें हैं यानी कि क्वांटिटी है। मुझे इस x का मान ही बताना है कि x का मान क्या है, मुझे यही बताना है कि व्हाइट बॉल्स कितनी है। आराम से समझना क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। काली गेंद का मूल्य, काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। काली गेंद का जो मूल्य है ना, वो सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है, यानी कि ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाय व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसके मूल्य की बात करूं, प्राइस की बात करूं, अगर एक बॉल 5 यूनिट की है तो व्हाइट वाली बॉल कितने यूनिट की है? 2 यूनिट की है। इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। हाँ जी, इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक हो गया? ठीक है। यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यहां तक तो कम से कम कोई समस्या ना हो। जो हमें डेटा रखना है, वो डेटा कैसे रखना है आपको इसके बारे में पता हो। इन केस किसी भी स्टूडेंट को 1% की भी कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि आगे हमें टाइप वाइज चलना, और टाइप वाइज में सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ठीक है। अगर मैं इसका बिल बनाऊं, इसने क्या बोला कि बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को ही बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर इसका मैं बिल्कुल सही बिल बनवाऊं तो क्या कहूंगी कि काली गेंदें तो 6 हैं, काली गेंदें तो 6 हैं, हर एक गेंद 5 की है, हर एक गेंद का मूल्य 5 है। अगर एक गेंद 5 की है तो 6 गेंदें कितने की आएंगी भाई? आप बोलोगे 30 की आएंगी, नॉर्मल सी बात है ना? काली गेंदों में 6 काली गेंदें, हर एक गेंद की कीमत 5 है, तो 6 गेंदों की कीमत 30 होगी। इतनी बात क्लियर है? प्लस उसने व्हाइट बॉल भी तो खरीदी। व्हाइट बॉल देखो, एक्स व्हाइट बॉल है, एक्स व्हाइट बॉल है, उसने सिर्फ 2 ही गेंदें व्हाइट खरीदी, यानी 2 यूनिट का उसने खर्चा किया, कितना? 2x का। अगर सही बिल बनता तो ये बनता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% बिल्कुल सही बिल है। अगर मैं बिल्कुल सही बिल की बात करूं तो ये 100% बिल्कुल सही बिल है। मैं कह सकती हूँ ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बिल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो उसने क्या बोला, उसने गेंदों को बदल दिया, उसने गेंदों को बदल दिया। उसने क्या किया गलती से? देखो ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल, ये 6 है, ये x है, ये 5 है, ये 2 है। उसने गलती से 6 बॉल इस तरफ रख दी और x बॉल यहां रख दी। उसने गलती से जो बिल बनाया ना, उसने गलती से अब जो बिल बना दिया, उसने x गेंदें तो यहां रख दी और 6 गेंदें यहां रख दी। यानी उसने गलती से क्या किया, x तो ले ली है ब्लैक बॉल और 6 ले ली है व्हाइट बॉल। इसकी कीमत 5 ही है और इसकी कीमत 2 है, ऐसा ही है। तो अब यहां से जो बिल रेडी हुआ ना, बिल रेडी हुआ 5x + 12 का।
5x प्लस 12 का। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो। इतनी बात क्लियर है। यहां पर बिल बन के आया 5x प्लस 12 का, यानी 12 प्लस 5x का। अब जब ये बिल बन गया ना, तो उसने देखा कि बिल की कीमत अब 45% बढ़ चुकी है, यानी कि बिल जो है वो 45% ज्यादा बन चुका है। अगर सही बिल 100% था तो गलत बिल 145% बना होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर सही बिल की कीमत 100 रुपए है तो गलत बिल की कीमत 45% ज्यादा है, यानी कि 145 है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता सकते हो? ये कट जाएगा 20 और ये कट जाएगा 29। ठीक है जी। वैल्यू आई 30x, 30 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5x बराबर 20/29। आप सिर्फ यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x की वैल्यू 15 आएगी, x की वैल्यू 15 आएगी। हाँ ज्योति, रिपीट कर देती हूँ, देखो तभी मैं साथ के साथ पूछ रही थी, जहां दिक्कत है वहीं रोक दो कि यहीं से दोबारा बता दो। देखो 6 काली गेंदे हैं, सफेद गेंदे x है, इनका मूल्य 5 था, इसका मूल्य 2 है। मैंने देखा कि सही बिल बनवाया तो 30 और यहाँ सही बिल बनवाया तो 2x, यानी सही बिल जो बनेगा वो 30x प्लस 30 प्लस 2x का बनेगा, यानी कि उसे 30 प्लस 2x रुपए देने पड़ेंगे। अगर सही बिल बनता तो 100% पैसे सही देने होते, यानी कि मैं ये मान लेती हूँ 100%, यानी कि 100 रुपए का बिल बना। मैंने ऐसा अपनी तरफ से मान लिया, आप 100% भी मान के चल सकते हो। उसने क्या किया, गलती से गेंदों को चेंज कर दिया, यानी कि उसने क्या किया कि ये 6 गेंदे इसको व्हाइट वाले को दे दी और ये जो x गेंदे हैं ब्लैक वाले को दे दी। तो मैंने अब बॉल्स इंटरचेंज करके लिख दी, 6x है काली गेंदे और 6 हैं सफेद गेंदे। इसकी कीमत है 5, इसकी कीमत है 2, यानी कि अगर मैं इसका बिल बनाऊं तो 5x प्लस 12 या 12 प्लस 5x, बात सेम ही है। अगर 12 प्लस 5x का बिल बनता तो उसने नीचे लाइन पढ़ो, बिल की कीमत 45% बढ़ गई। अगर पहले 100 का बिल बनता था तो अब 145 का बिल बनेगा। इसको मैंने काटा तो ये 20/29 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं मंजू, हो जाती है गलती। समझ आई आपको चीजें? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? किसी ने कुछ पूछना हो? सबको क्लियर है? फिर जल्दी से इसे नोट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर लेना बाद में बैठ के। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। अगर थक गए हो तो अब भी बता दो, क्लास को ओवर करना है तब भी बता दो, अगर कंटिन्यू करना है तब भी बता दो। कंटिन्यू रखें अभी क्लास को? ठीक है, चलो करते हैं, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। ठीक है आयुष, करो। नहीं, क्वेश्चंस तो मेरे पास और भी पड़े हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं क्वेश्चंस और भी करवा सकती हूँ, इसमें काफी सारी क्वेश्चंस अभी हैं। और ये मेरे खुद की इच्छा है, कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको बेसिक्स करवाऊं, ताकि जो स्टूडेंट बहाना लगाते हैं ना जी हमारे पास तो बुक ही नहीं है, हम तैयारी कहाँ से करें, उन्हें एटलीस्ट बुक की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने इन्हीं नोट्स से रिवाइज कर सकें चीज़ों को। चलो आंसर आया 900 और 600, देख लेते हैं क्या आएगा। 900 और 600, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी की जो आय का योग है ना वो 1500 है, ये इनकम है इसकी 1500, तो मुझे इनकम का ही रेशियो चाहिए। अगर मुझे इनकम दे रखी है तो मुझे जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, इनकम का ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे
बचत का रेशो दे रखा है 3:4। मुझे यहाँ पर बचत का रेशो दे रखा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकम की जरूरत है। देखो क्या है, अब ये यहाँ बात हो रही है ए की और यहाँ पर बात हो रही है बी की। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा कह रहा है कि इसने तो किया 90% और इसने किया 80%। चलो देख लेते हैं। 90% होता है जी 9/10। बताओ 90% होता है क्या 9/10? अगर 10 उसकी टोटल, देखो 10 को मैं टोटल मान लेती हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि इसने टोटल 10 ही कमाया ए के लिए। ए की जो टोटल इनकम मानी ना मैंने, वो 10 मान ली, जिसमें से 9 का उसने खर्चा कर दिया, जिसमें से उसने 9 का क्या कर दिया स्टूडेंट्स, खर्चा कर दिया। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? 10 उसने कमाया, 9 का खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी की? 1 की। ए ने बचत कितनी की? हमारे अकॉर्डिंग 1 की। अगर मैं इसकी बात करूं तो 80% होता है 4/5। मैं बी की सैलरी टोटल मान लेती हूँ 5 और खर्चा मान लेती हूँ कितने का? 4 का। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो। हाँ जी, कुछ भी पूछना है यहाँ तक? बी का जो टोटल इनकम माना वो 5 माना, जो खर्चा माना वो 4 माना, यानी बी की बचत भी कितनी है? 1। बी की बचत भी कितनी है? 1। 10 कमाया, 9 खर्च कर दिए, 1 बचाया। 5 कमाया, 4 खर्च कर दिए, 1 बचाया। हम ए यहाँ पर 1 कमा रहा है, 1 बचा रहा है, यहाँ पर 3 बचा रहा है, यानी 1 बराबर है 3 के। लेकिन मुझे तो इनकम चाहिए, आय चाहिए। आय कितनी है भाई? 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू आई 30। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी यहां तक कि बी की, ए की जो इनकम आई वो कितनी आई? 30। बी ने मेरे अकॉर्डिंग 1 का खर्चा किया, बचत की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 4 की बचत की। मेरे अकॉर्डिंग 1 की बचत की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 की बचत की, यानी 1 बराबर है 4 के। इनकम चाहिए, इनकम यहाँ पर 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। यानी कि ए की इनकम कुल मिलाकर, ए की सैलरी मेरे अकॉर्डिंग 30 है और बी के अकॉर्डिंग कितनी है? 20 है। समझ आया? दोनों की सैलरी का योग 50 है। 50 बराबर है 1500 के, 1 बराबर है किसके? 30 के। यहां से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 बराबर है 30 के। ठीक है, पूछा गया ए की अकेली सैलरी कितनी है और बी की अकेली सैलरी कितनी है। ए की सैलरी निकालनी है तो 30 गुना कर दो, बी की सैलरी निकालनी है तो 20 गुना कर लो, यानी कि 900 और 600 आपका सही आंसर है। 900 और 600 आपका सही आंसर है। कुछ सोच रहे होंगे इतना तामझाम करना है? नहीं करना। मैंने ये चीजें इसलिए बताई, आपको पता ही नहीं होता आप जो रेशो निकाल रहे हो वो किस चीज का रेशो आ रहा है। आप लोगों को इसी चीज की पहचान नहीं होती कि आपने जो ये 30 और 20 का रेशो बनाया, ये किस चीज का रेशो बना दिया। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतनी चीज कहना चाह रही हूं कि इतना सब कुछ मत करो। आप बस ये चीज सीखो कि यहां से हमेशा जो रेशो आएगा वो इनकम का ही रेशो आएगा। ठीक है, अब मैं एक्चुअल मेथड बता रही हूं जो आपको फॉलो करना है। देखो, हम सिर्फ इतना देखेंगे, ए और बी की इनकम का जो योग है वो 1500 है। बचत की अगर मैं बात करूं तो ए बचत कर रहा है 3 की और बी बचत कर रहा है कितने की? 4 की। ठीक है, खर्चा दे रखा है, इसका दे रखा है जी 90% और इसका खर्चा दे रखा है 80%। मुझे ये बता दो, ये प्रतिशत में खर्चा दे रखा है तो प्रतिशत में बचत कितने की होगी? प्रतिशत में ही बचत कितने की होगी? परसेंटेज में ही सेविंग कितने की होगी? इसने अगर 90 खर्च कर दिया तो 10% बचाया होगा और इसने 20% बचाया होगा। कोई दिक्कत है? 10% 1/10 होता है। मेरी 1/10 की बचत इसकी 3 के बराबर है
और इसकी 1/5 की बचत 4 के बराबर है। तो देख लो यहाँ पर वैल्यू आ गई 30 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 20। दोनों की इनकम का योग है 50, 50 बराबर है 1500, 1 बराबर है 30। ठीक है, ए की सैलरी पूछी है, अगर ए की सैलरी पूछी है तो 30 गुना कर दो, बी की सैलरी पूछी है तो 20 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 900 और 600। ठीक है, अब अगर मैं आपको डायरेक्ट बताने के बाद ये पूछ लेती ना ये रेशो किस चीज का है, तो आप कहते ये रेशो बचत का है। ये बचत का रेशो नहीं है, ये इनकम का रेशो होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और टोटल हमारे लिए हमारी इनकम होती है। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इंग्लिश वाले जल्दी से। नहीं नेहा, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, कल की छुट्टी है। ठीक है, क्लासेस आपकी मंडे को ही कंटिन्यू होगी। चलो जो स्टूडेंट कह रहे हैं बाकी कल करेंगे, तो मैं आपको कह रही हूँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इंग्लिश वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डन बोल दो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाए। इंग्लिश वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और डन बोल दो फटाफट। लो जी, हिंदी मीडियम वाले ले लो फटाफट। हिंदी मीडियम वाले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अच्छे क्वेश्चन है और ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में मिलता ही मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 and last question number 56, question number 56। इन केस किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व होता तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे क्वेश्चंस अभी करवाने हैं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, ये सारे जो मैंने अभी 6 क्वेश्चन दिए, हाँ 53 दोबारा लगा देती हूँ, ये लो 53 दोबारा लगा दिया। और किसी को कुछ रिपीट करवाना हो क्वेश्चन? इट्स ओके। ठीक है जी, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सॉल्व ना हो पाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो प्लीज अपना ऐप इंस्टॉल कर लेना। और हाँ एक बात और, जिन स्टूडेंट ने लैपटॉप के अंदर ऐप चलाना चाहते हैं वो एक बार पर्सनली बात कर लेंगे मुझसे शाम के टाइम में, मैं आपको बता दूंगी कि लैपटॉप पर ऐप किस तरीके से चलेगा। ठीक है, अपना लैपटॉप अपने पास ही रखना और मैं आपको सारी चीजें साथ साथ बताती जाऊंगी कि आप लैपटॉप पर किस तरीके से ऐप चला सकते हो। ठीक है, और जिन स्टूडेंट के लिए ऐप इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है
उन स्टूडेंट को आज लिंक शेयर हो जाएगा ऐप का, ठीक है, आप वहां से अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।